तो अब स्टार्ट करते हैं साहित्य इतिहास लेखन। यहाँ लेखक नहीं, लेखन आएगा। ये लेखन की पद्धतियाँ। ओके, ये जो विद्वानों ने लेखन में पद्धतियाँ अपनाई हैं उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको अकाराधिकम पद्धति भी कहते हैं, जो वर्ण रिलेटेड होती है, अर्थात इसमें मेन रोल वर्ण को दिया जाता है। जैसे फर्स्ट डिजिट, जैसे मान लो कबीर को और केशव को, केशवदास रीतिकाल के हैं और कबीर भक्ति काल के। तो इन दोनों को एक जगह रखा गया है। तो इस पद्धति में ये दिखाया गया है। तो कुछ विद्वानों ने इन ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना, बल्कि इन्हें इतिहासकार कोश माना है, क्योंकि ये कोश में वर्णानुक्रम पद्धति ही अपनाई जाती है, इसीलिए इसे इतिहास कोश मानते हैं। ये कोश भी ठीक कर लेना, शलगम वाला आएगा। यह कोश ग्रंथों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। सबसे वरिष्ठतम, दोषपूर्ण और अविकसित एकांगी प्रवृत्ति की है, इसलिए ये इसकी आलोचना की गई है। आगे कालक्रमानुसार कवियों का उल्लेख नहीं किया है, इसमें ओनली वर्ण के आधार पर ही वर्णन किया गया है विद्वानों का। इसको अपनाने वाले विद्वान हैं वो है गार्षा दत्तासी और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। गार्षा दत्तासी ने ग्रंथ लिखा है इस्तवार दे ला लेत्युत्तर हिंदुस्तान इंदोई हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज। इन दो विद्वानों ने इस पद्धति को अपनाया था। इन्होंने कोई भी क्रम के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण करने का कोई भी प्रयास नहीं किया है, इसलिए इस पद्धति की आलोचना की गई है, क्योंकि इस पद्धति में जो रीतिकालीन कवियों को भी भक्तिकालीन कवियों में मिला लिया गया है। सेकंड है कालक्रमानुसार पद्धति। जन्म आधार पर कवियों का इसमें वर्णन मिलता है, और इस जो पद्धति को अपनाया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, इन दो विद्वानों ने अपनाया है। विद्वान तो और भी हो सकते हैं, बट ये मेन ये दो विद्वान हैं, एक ग्रियर्सन है और एक मिश्र बंधु हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन है जो इन्होंने सबसे पहली बार काल विभाजन किया था। आगे अंग्रेजी में इस पद्धति को डॉक्टर जॉनसन ने अपनाया और उर्दू में इसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनाया। यह भी एक दोषपूर्ण और अविकसित पद्धति है, क्योंकि इसमें सिर्फ उसके जन्म पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट पद्धति है फिर वैज्ञानिक पद्धति। थर्ड नंबर पे वैज्ञानिक पद्धति है। ये थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। यह पद्धति शोध कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस पद्धति में इतिहास लेखक निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन कर क्रमिक रूप से उन्हें व्यवस्थित करता है। इस पद्धति का अनुकरण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। इसका जो इतिहास ग्रंथ है, इसने गणपति जी ने इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1956 में जो लिखा गया था, उसमें इसको वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। और इसका जो दोष है वो है युगीन परिस्थितियों का अभाव इसमें रहा है, केवल तथ्यों की इसमें प्रधानता रही है, और इसके आधार पर इन्हीं के आधार पर ही इतिहास को नहीं लिखा जा सकता। तो 3 पद्धतियाँ हमें देखी हैं। फर्स्ट पद्धति है वर्णानुक्रम,
जिसमें वर्णों को ध्यान में रखकर विद्वानों ने लेखन कार्य किया है। दूसरी पद्धति का नाम है क्या बोलते हैं, कालक्रमानुसार पद्धति, और जिसमें कालक्रम को जो विद्वानों के कालक्रम है, जन्म उनके उसको मेन फोकस देकर अपना लेखन कार्य किया है। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति, इसमें शोध कार्यों को और तथ्यों का वैज्ञानिक वर्गीकरण इसमें मिलता है। ओनली क्रमिक रूप से व्यवस्थित तो है, लेकिन ये भी उचित पद्धति नहीं मानी जाती, और इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाया है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ वाली है सामाजिक पद्धति या समाजशास्त्रीय पद्धति भी इसे कहते हैं। यह कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। यह कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो ये प्रगतिवाद में देखने को मिलेगा हमें, जिसमें शोषक और शोषित दो वर्ग होते हैं। हजारी प्रसाद जी ने इस पद्धति का पक्ष तो लिया, लेकिन अपने ग्रंथ में इसे स्थान नहीं दिया, अर्थात उन्हें इसका पक्ष लिया है ओनली, इसके आधार पर अपना लेखन कार्य, इतिहास ग्रंथों का लेखन कार्य नहीं किया है। नेक्स्ट है दोष। इसके दोष है समाज शोषक व शोषित वर्ग में विभक्त हो जाता है, इसके फलस्वरूप इतिहास को रचना असंगत हो जाता है। इसमें सिर्फ शोषक और शोषित वर्ग को ही दर्शाया गया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको माना तो है, लेकिन इसे अपने ग्रंथों में स्थान नहीं दिया इस पद्धति को। नेक्स्ट है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के वास्तविक जो मेन जनक है स्टार्टिंग में वो तेन महोदय को माना जाता है, जिसने कहा है जाति क्षण व वातावरण को ध्यान में रखकर इतिहास लिखना चाहिए। उन्होंने तेन महोदय ने ये बात कही है। आगे है फिर तात्कालिक युग परिस्थितियों को आधार मानकर ग्रंथ लिखना ही विधेयवादी पद्धति है, जिसे शुक्ल जी ने भी अपनाया है। असंबद्ध तथ्य एकत्र किए जाते हैं और उसके आधार पर व्याख्या और विवेचना की जाती है। नलिन विलोचन जो एक विद्वान है, उसने माना है कि इस पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वो शुक्ल न होकर ग्रियर्सन हैं। वैसे तो जो ओवरऑल देखें तो तेन महोदय को माना जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी को ही इसके जनक माना जाता है। लेकिन नलिन विलोचन का अपना मत है, ओनली नलिन विलोचन का अपना मत है। इन्होंने शुक्ल जी को इसका प्रवर्तक नहीं माना है, इसने ग्रियर्सन को ही इसका प्रवर्तक माना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इसका प्रयोग शुक्ल जी ने किया था। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रथम इस पद्धति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और जिसे वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था। ओके, तो ये 5 जो पद्धतियां हैं मेन वैसे तो बहुत सारी पद्धतियां अपनाई हैं लेखकों ने, लेकिन मेन जो इसमें अपने जो इतिहास लेखन में लगभग यही पद्धतियां मेन रही हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनमें। ठीक है, फर्स्ट पद्धति है, जैसे फर्स्ट पद्धति है अपनी वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति फर्स्ट है, वर्ण को केंद्र बिंदु में रखा गया है। वर्ण को केंद्र बिंदु में रखकर इसका जो इतिहास लेखन है, इसके आधार पर इतिहास लेखन है वो किया है 2 विद्वानों ने, एक कार्षद दत्ताशी ने और एक शिव सिंह सेंगर ने। सेकंड है कालक्रमानुक्रमी पद्धति, जिसको 2 विद्वानों ने अपनाया है। एक है ग्रियर्सन और दूसरा है मिश्र बंधु, इन दोनों ने अपनाया है। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति, जिसको गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपनाया है। चौथी पद्धति अपनी है
ये समाजशास्त्रीय पद्धति जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनाया है, लेकिन इसमें जो इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया है। फिफ्थ पद्धति विधेयवादी पद्धति जिसे शुक्ल जी ने अपनाया है। विधेयवादी पद्धति में जो उस समय की तात्कालिक समय की मुख्य जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको ध्यान में रख कर जो इतिहास लेखन किया जाता है उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। आशा है कि ये यहाँ तक आप सभी को अच्छे से कवर हो चुका होगा। हमने एक बार रिवीजन भी की है, चलो परिभाषाओं को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट जी की देखी थी, बालकृष्ण के हृदय का विकास था। सेकंड, हमने मेन पॉइंटों को, परिभाषा के मेन पॉइंटों को जो याद किया था साथ में विद्वानों के, वो करते हैं रिवीजन में, ठीक है। सेकंड है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की थी निखिल विश्व। थर्ड थी फिर गणपति चंद्र गुप्त की सृजन शक्ति थी और ये नैसर्गिक प्रतिभा थी। और नगेंद्र जी की थी ये आर्थिक और वैचारिक परिवर्तन। तो ये यहाँ तक हमने अब रिवीजन अपना कंप्लीट अच्छे से कर लिया है विद रिवीजन। मुझे आशा है कि यहाँ तक अच्छे से कवर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका आदिकाल का नेक्स्ट बिंदु करते हैं। तो चलो बाय, ओके।